हेलो लिसनर्स। मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ चैप्टर 11। राठौड़ परिवार अपनी कुल देवी के दर्शन कर अब घर आ चुका था और अब सभी हवेली में मौजूद थे। अर्पिता अपने कमरे में थी और यश भी बालकनी में खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। अर्पिता अपने कपड़े चेंज कर वॉशरूम से बाहर आई तो उसे अपने बेड पर लेटेस्ट आईफोन रखा हुआ मिला। अर्पिता ने यश की तरफ देखा तो वो अभी भी किसी के साथ कॉल पर था। अर्पिता समझ गई थी कि ये उसके लिए ही है। अर्पिता ने फोन उठा कर देखा तो यश ने बालकनी से रूम के अंदर आते हुए बोला, कैसा लगा तुम्हें? अर्पिता ने यश की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, बहुत अच्छा है, थैंक यू। अर्पिता के मुंह से थैंक यू सुन यश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने अर्पिता को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया और बोला, तुम्हें मुझे किसी भी चीज के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है अर्पिता। यश ने अर्पिता के माथे को चूम कर उसे गले से लगा लिया। तभी अर्पिता ने यश से पूछा, यश, वो लोग जो आज सुबह मंदिर में आए थे, वो लोग कौन थे? अर्पिता का ये सवाल सुन यश के चेहरे पर जहां अभी थोड़ी देर पहले मुस्कान थी, वहीं अब उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। यश के बदलते फेशियल फीचर को देख अर्पिता उसे देखने लगी। यश ने अर्पिता को खुद से अलग कर अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, अर्पिता, तुम्हें उन लोगों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अर्पिता यश की आंखों में आए गुस्से को अच्छे से देख पा रही थी, इसलिए उसने यश की ओर देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और यश ने एक बार फिर से उसे अपने गले लगा लिया। इस वक्त अर्पिता यश के बेहद करीब थी। यश अर्पिता के करीब होने से अपने अंदर उमड़ते जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने अर्पिता की चिन को पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और उसे किस करने लगा। अर्पिता समझ गई थी कि यश आगे क्या करने वाला है, लेकिन यश के किस करते ही अर्पिता के जहन में वो रात आ गई जब यश ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और फिर उसे उसी दर्द का एहसास होने लगा। उन पलों को याद करते ही अर्पिता ने खुद को यश से छुड़ाया और उससे 2 कदम की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। यश अपनी आंखें बंद किए अभी भी उसी पोजीशन में ही खड़ा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और अर्पिता को देखा तो अर्पिता इस वक्त सहमी हुई सी अपना सर नीचे किए हुए अपनी साड़ी को कसकर पकड़े खड़ी थी। अर्पिता को ऐसे खुद से दूर होते देख यश समझ गया कि अर्पिता के मन में क्या चल रहा है। उसे इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा था और अर्पिता से बोला, मुझे माफ करना अर्पिता, अब तक तभी मैं तुम्हारे करीब आऊंगा जब तुम चाहोगी। और ऐसा बोल वो रूम से बाहर निकल गया। यश के जाते ही थोड़ी ही देर में शीतल जी कमरे में आई और अर्पिता को ऐसे एक जगह पर यूं सहमे हुई खड़ी देख उन्हें अर्पिता के लिए बुरा लगने लगा। दरअसल जब यश अर्पिता से माफी मांगते हुए वो सब बोल रहा था तो उस वक्त शीतल जी उनके रूम की तरफ ही आ रही थी, लेकिन यश की बातें सुन वो बाहर ही दीवार से लगकर खड़ी हो गईं। उन्हें यश पर गुस्सा भी आ रहा था। वो सोच रही थी कि यश ने जरूर अर्पिता के साथ कुछ गलत किया है। वहीं अगले ही पल वो इस बात से हैरान थी कि यश अर्पिता से माफी मांगते हुए उसकी मर्जी को अहमियत दे रहा है। शीतल जी ने अर्पिता के पास जाकर उससे बोला, अर्पिता। अर्पिता अपना नाम सुन अपनी सेंस में आई तो सामने शीतल जी को देख उसने अपनी साड़ी को सही करते हुए कहा, मासा आप? जी बोलिए। अर्पिता को यूं हड़बड़ाते देख शीतल जी ने उसे कंधे से पकड़ बेड पर बिठाते हुए बोला, अर्पिता बेटा, वो कल होली है, शादी के बाद तुम्हारा पहला त्योहार है। बेटा मैं नहीं चाहती कि होली वाले दिन हवेली की रौनक यहाँ से जाए, इसलिए। अर्पिता शीतल जी को नासमझी से देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि शीतल जी कहना क्या चाहती हैं। शीतल जी ने मुस्कुराते हुए अर्पिता के चेहरे पर दे अपना हाथ फेरा और बोली, मतलब यश और तुम। बेटा, इस हवेली की रौनक तुम और यश ही तो हो।
अगर तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे तो फिर हम किस लिए ये त्योहार मनाएंगे? मेरे बच्चों के बिना तो मेरे सारे त्योहार फीके हैं। इसलिए बेटा, क्या तुम यश को यहाँ रहने के लिए मना सकती हो? अर्पिता नहीं जानती थी कि क्यों यश के घर वाले उससे सीधे बात नहीं करते थे और उसका उसके माँ और पापा के साथ कैसा रिश्ता था। लेकिन अर्पिता ने कभी भी उसे अपने पापा या माँ से बात करते हुए नहीं देखा था। देखा जाए तो उसने यश को घर में किसी से भी बात करते नहीं देखा था, सिवाय उसके चाचा जगदीश जी के। अर्पिता अपनी सोच से बाहर आई और शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, जी माँ साहब, मैं उनसे बात करूंगी। शीतल जी ने ठीक है बोलकर उसे आराम करने का बोला और वो रूम से बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी हवेली में एक शख्स इस वक्त बेहद ही गुस्से में अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसके फोन पर बार बार किसी की कॉल आई जा रही थी। तभी उसने कॉल को पिक किया तो सामने वाले की बात सुन उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया, जिससे अगले ही पल उसका फोन 2 टुकड़ों में टूटकर फर्श पर गिर गया। और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, यश सिंह राठौड़, तुम क्यों हमेशा मेरे रास्ते में आते हो? क्यों तुम हर बार मेरे सारे काम बिगाड़ देते हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। बस मुझे उस एक कमजोर कड़ी का इंतजार है जो तुम्हें तोड़कर रख देगी। ये शख्स कोई और नहीं, नागेंद्र राठौड़ था। ये भी राठौड़ परिवार का ही हिस्सा था, जो यश के रिश्ते में उसके ताऊ लगते थे। तभी उस कमरे में नागेंद्र के चिल्लाने की आवाज सुन संध्या जी आई और बोली, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? धीरे बोलिए, बापू सर सो रहे हैं। नागेंद्र ने संध्या जी की तरफ देखा और अगले ही पल उन्हें खींच कर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे संध्या जी सोफे पर जा गिरी। और अगले ही पल नागेंद्र ने उसके बालों को खींचते हुए बोला, क्यों चिल्ला रहा हूं मैं? ये जानना चाहती है ना तू? तो सुन, तेरे उस भांजे ने एक बार फिर से मेरे आदमियों को पकड़ लिया है और मेरे ट्रकों को जब्त कर लिया है। तू जानती भी है मुझे कितना नुकसान हुआ है। ऐसा बोल नागेंद्र ने संध्या जी को छोड़ दिया और बोला, एक तो तेरे बाप ने जबरदस्ती तुझे मुझ पर थोप दिया, जिसका बोझ मैं अभी तक उठा रहा हूँ। ऊपर से हर आए दिन ये फौजी मेरे काम में अड़ंगे डालता रहता है, पर मैं भी देखता हूँ कब तक। दरअसल केतकी, शीतल और संध्या तीनों सगी बहनें थीं और नागेंद्र को हमेशा से केतकी जी पसंद थी। लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उनकी शादी संध्या जी से हो गई। नागेंद्र संध्या जी की तरफ एक नफरत भरी नजर से देखते हुए बोला, अब निकल इस कमरे से, मुझे अपनी ये शक्ल रात से पहले मत दिखाइयो। संध्या जी अपनी आंसू साफ करते हुए रूम से निकल गईं। इधर हवेली में अर्पिता इस वक्त रसोई में केतकी जी और शीतल जी के साथ मिलकर गुजिया बनाने की तैयारी कर रही थी। वहीं आंचल रसोई की स्लैब पर बैठे हुए शौर्य से फोन पर चैटिंग कर रही थी। इस वक्त केतकी जी अपनी और जगदीश जी की लव स्टोरी अर्पिता को सुनाते हुए बोल रही थी, पता है अर्पिता, हमारी शादी तो मेरी बुआ सा की वजह से हुई है। मासा को और हमारे रिश्तेदारों सभी को हमारी शादी अरेंज लगती है, लेकिन असल में हमारी शादी अरेंज नहीं, लव थी। इस पर अर्पिता ने हैरान होते हुए बोला, वो कैसे काकी सा? इस पर केतकी जी बोली, हम सभी एक साथ एक ही कॉलेज में थे। मतलब शीतल जी, जगदीश जी और भाई सा, और वो नागेंद्र। नागेंद्र का नाम अपनी जुबान पर आते ही केतकी जी चुप हो गई। तभी अर्पिता उनकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ काकी सा? बोलिए ना, आप चुप क्यों हो गई? तभी आंचल बोली, मैं बताती हूँ भाभी सा। दरअसल वो लोग जो हमें सुबह मंदिर में मिले थे ना, वो हमारे ही परिवार के हैं। जो बुजुर्ग आदमी थे ना, उनका नाम है रघुवीर राठौड़ और वो हमारे दादा सा के सगे भाई हैं। उन्हीं के बेटे हैं नागेंद्र, जो हमारी ब्यूटीफुल मासा के साथ अपने कॉलेज में थे और इनसे प्यार करते थे। लेकिन इनकी इस खूबसूरती के दीवाने हमारे बापू साहब भी थे, तो उन्होंने नानू सा से बोलकर नागेंद्र ताऊसा की शादी संध्या मासी से करवा दी और खुद मासा के साथ मंडप में आकर बैठ गए। लेकिन नागेंद्र ताऊसा से धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ
और फिर बापू सा पर। अभी आंचल इतना ही बोल पाई थी कि यश ने रसोई में आकर अपने हाथ से स्लैब पर रखे बर्तनों को फर्श पर गिरा दिया, जिस वजह से आंचल डर के मारे चुप हो गई और केतकी जी के पीछे जाकर छुप गई। यश ने अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे उन लोगों का जिक्र अपने घर में नहीं चाहिए, फिर तुम सब ये क्यों भूल जाते हो? और फिर अर्पिता की तरफ देखा, जिसने शीतल जी की बाजू को कसकर पकड़ रखा था। अर्पिता को देख यश उससे बोला, अर्पिता चलो, हमें निकलना है, और वहां से चला गया। आखिर क्या है वजह दोनों परिवार के आपस की दुश्मनी की, और क्या मना पाएगी अर्पिता यश को हवेली में रुकने के लिए? सुनेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।